Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I have Aras Ali. My roll number is 862974. Today I will discuss about normal phase in high performance liquid chromatography या आप शॉर्ट में कह सकते हैं HPLC. नॉर्मल फेज इन HPLC. असल में HPLC में दो फेज़ होते हैं, एक नॉर्मल फेज़ होता है और एक रिवर्स फेज़ होता है. जो नॉर्मल फेज़ होता है वो कम यूज़ होता है और जो रिवर्स फेज़ होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है. अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. दिस नॉर्मल फेज़ इन HPLC इज़ रियली नॉट दैट नॉर्मल, दैट इज़ टू से दैट इट इज़ यूज मच लेस फ्रीक्वेंटली दैन रिवर्सल फेज़ इन HPLC. यानी जो नॉर्मल फेज़ है वो लेस फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है दैन रिवर्सल फेज़ इन HPLC. उसकी वजह देख लेते हैं. द मेन रीज़न फॉर दिस सिंपली दैट मैनी सेपरेशंस कैन बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग आइदर रिवर्सल फेज और नॉर्मल फेज इन HPLC, बट रिवर्सल फेज इज ईजर एंड हैंस मोर कॉमन. इसकी जो मेन वजह है, बहुत सी जो सेपरेशन है वो रिवर्सल फेज से भी की जा सकती हैं और नॉर्मल फेज से भी, लेकिन जो रिवर्स फेज है वो थोड़ा ईजी होता है बानिस्बत नॉर्मल फेज के, इसलिए रिवर्स फेज को ज़्यादा तरजीह दी जाती है. सेपरेशन इन नॉर्मल फेज़ HPLC में जो हम सैंपल की सेपरेशन करते हैं, मुख्तलिफ सैंपल्स हमारे पास दिए गए हैं. पहले नंबर पर सैंपल्स विद मैनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, सैंपल्स विद मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स, और तीसरे नंबर पर सैंपल्स कंटेनिंग आइसोमर्स. फोर्थ पे है सैंपल्स दैट आर वेरी हाइड्रोफोबिक. 5 पे है सैंपल्स दैट आर वेरी हाइड्रोफिलिक. उसके बाद नॉर्मल फेज HPLC इज ऑल्सो कॉल्ड अब्जॉर्प्शन और लिक्विड सॉलिड क्रोमाटोग्राफी. जो नॉर्मल फेज HPLC है उसको अब्जॉर्प्शन क्रोमाटोग्राफी या लिक्विड सॉलिड क्रोमाटोग्राफी भी कहते हैं. रिटेंशन ऑफ एनालाइट्स अकर बाय एन अब्जॉर्प्शन प्रोसेस रादर देन बाय अ पार्टीशन प्रोसेस एज इन रिवर्सल फेज HPLC. जो एनालाइट की रिटेंशन है वो अब्जॉर्प्शन प्रोसेस से होती है, ना कि पार्टीशन प्रोसेस से जो रिवर्सल फेज में होता है. यानी जो पार्टीशन प्रोसेस है वो रिवर्स फेज HPLC में होता है, जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो नॉर्मल फेज HPLC में होता है. उसके बाद सेपरेशन मोड. नॉर्मल फेज HPLC में जो सेपरेशन मोड होता है उसमें सबसे पहले है स्टेशनरी फेज. इट इज़ अ पोलर. मोबाइल फेज इट इज़ अ नॉन पोलर नॉन एक्वस. यानी जो इसमें स्टेशनरी फेज होता है नॉर्मल फेज में वो पोलर होता है और मोबाइल फेज नॉन पोलर होता है और नॉन एक्वस होता है. पैकिंग मटेरियल. द मोस्ट पॉपुलर मटेरियल इज़ सिलिका जेल. यानी कि जो पैकिंग मटेरियल होता है मोस्ट जो पॉपुलर है वो हमारे पास सिलिका जेल है. इट इज़ बिलीव दैट सिलानोल रेडिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल एक्ट एज एक्टिव साइट एंड द सैंपल इज सेपरेटेड. यानी ये बिलीव किया जाता है कि सिलानोल रेडिकल जो है वो सिलिका जेल की सरफेस पर होते हैं एज एक्टिव साइट और सैंपल को सेपरेट कर देते हैं. हुआ था स्टेशनरी फेज. नॉर्मल फेज में मजीद स्टेशनरी फेज जो डिटेल दी गई है. सिलिका इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ द नॉन बॉन्डेड फेजेस एंड कैन प्रोवाइड वेरी हाई सेलेक्टिविटी फॉर मैनी एप्लीकेशन. यानी कि जो सिलिका है वो ज़्यादा हाई सेलेक्टिविटी देता है बहुत सी एप्लीकेशन के लिए. बट वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द सिलिका कैन मेक रिप्रोड्यूसिबल रिटेंशन टाइम डिफिकल्ट. यानी जो वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है वो सिलिका को क्या कर देता है, उसकी रिप्रोड्यूसिबल रिटेंशन टाइम को डिफ़िकल्ट कर देता है. रिटेंशन टाइम वो होता है जो सल्यूट कॉलम में गुजारता है, जो क्रोमाटोग्राफिक कॉलम होता है उसमें सल्यूट जो टाइम गुजारता है उसको रिटेंशन टाइम कहते हैं. उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम. एस्टिक टाइप ए सिलिका, लेस एस्टिक टाइप बी सिलिका. ये हमारे पास डायग्राम दी गई है, ग्राफ है हमारे पास. जो ए है वो एस्टिक टाइप है और जो बी है वो लेस एस्टिक टाइप है. ये हमारे पास जो है ना मॉलिक्यूल दिए गए हैं. पहला हमारे पास टोलोइन, दूसरा है बेंजानिलाइड और तीसरा है फिनोल और चौथा है बेंजाइल अल्कोहल और चौथा है और पांचवा जो है वो है इम्प्योरिटी. यानी उसको आई से मेंशन किया गया है इम्प्योरिटी. सबसे पहले हम पीक देख लेते हैं टोलोइन की. टोलोइन की पीक के बाद हमारे पास जो आती है वो है
इम्प्योरिटी की, जो बहुत ही छोटी सी है। सबसे पहले हमारे पास टोलोइन की है, उसके बाद इम्प्योरिटी की है ए में, और तीसरे नंबर में जो हमारे पास आ रही है वो फिनोल की आ रही है पीक, और दूसरी जो है हमारे पास जो दूसरी है बेंजानालाइड, यानी कि उसकी पीक बिल्कुल छोटी सी आ रही है। और जो फोर्थ है वो हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल, उसकी पीक थोड़ी सी जो है ना 2 नंबर से जो है वो थोड़ी सी हाई है। इसी तरह हमारे पास जो बी है लेस एसिडिक, उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा जो हाई पीक आ रही है वो 2 नंबर की आ रही है, यानी 2 जो है हमारे पास बेंजाइनलाइड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आता है फिनोल आ जाता है, और चौथे नंबर पर हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल आ जाता है। यानी जो 3 नंबर वाली जो पीक है वो ए में 2 से पहले आ रही है, और जो बी में वो 3 नंबर है वो 2 से बाद में आ रही है। यही इनमें जो डिफरेंस है आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अदर स्टेशनरी फेजेस जो हमारे पास होते हैं। एलोमिना हो सकता है, एलोमिना हैज़ यूनिक सेलेक्टिविटी बट इट इज़ लिटल यूज्ड, यानी कम यूज़ होता है बिकॉज इट लिटल प्रॉब्लम। इसकी क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, जैसा कि लो थियोरेटिकल प्लेट नंबर, वेरिएबल टेंशन टाइम एंड लो सैम्पल रिकवरी। इस तरह सियानो कॉलम्स आर द बेस्ट फॉर जनरल एनालिसिस बिकॉज दे आर द मोस्ट स्टेबल और मोर कन्वीनियंट टू यूज़ दैन सिलिका कॉलम, यानी कि ये स्टेबल होते हैं और उसके अलावा बहुत कन्वीनियंट होते हैं यूज़ में, इसलिए ये सिलिका कॉलम से अच्छे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डाईऑल एंड अमीनो कॉलम्स कैन ऑफर डिफरेंट सेलेक्टिविटी, यानी कि वो डिफरेंट सेलेक्टिविटी ऑफर करते हैं, बट आर लेस स्टेबल दैन सियानो कॉलम, यानी सियानो कॉलम से ये कम स्टेबल होते हैं। उसके बाद हमारे पास पैरामीटर्स फॉर कॉमनली यूज्ड नॉर्मल फेज सॉल्वेंट्स, यानी कि जो पैरामीटर्स हैं नॉर्मल फेज सॉल्वेंट्स के लिए वो हमारे पास दिए गए हैं। पहला है स्ट्रेंथ, फिर लोकलाइजेशन, फिर बेसिक और यूवी काट ऑफ। यूवी काट ऑफ मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है ना किसी माली यानी सैंपल को जो हमारे पास है उसकी वेवलेंथ ऐसी उसकी वो वेवलेंथ जिस पर जो है ना वो यूवी लाइट को अब्जॉर्ब कर ले, वो इसका यूवी काट ऑफ कहलाता है। यानी ये हमारे पास सबसे पहले है हेक्सेन, इसकी स्ट्रेंथ 0 है और लोकलाइजेशन भी इसमें नहीं होती और बेसिक से भी ये रेलिवेंट नहीं है। इसका यूवी कट ऑफ जो है वो 201 है, यानी कि जो इसकी वेवलेंथ है जिस पर ये अब्जॉर्ब करता है यूवी लाइट को वो 201 है। इस तरह बाल तरतीब सारे दिए गए हैं। क्लोरोफार्म है हमारे पास वो 0.26 है स्ट्रेंथ उसकी, और लोकलाइजेशन कोई नहीं है उसकी, और बेसिक भी वो रेलिवेंट नहीं है। इसके बाद यूवी कट ऑफ उसका 247 है। ये हमारे पास पूरी तरतीब दी गई है, आपसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, आगे देखते हैं। सेपरेशन इन नॉर्मल एंड रिवर्स फेज क्रोमाटोग्राफी, यानी ये नॉर्मल और रिवर्स फेज जो HPLC है उसमें हमने जो है ना सेपरेशन जो होती है उसमें डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। द स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर एंड देयरफॉर इट इंटरेक्ट विद नॉन पोलर पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जो रिवर्स फेज HPLC में जो स्टेशनरी फेज होता है वो नॉन पोलर होता है और नॉन पोलर पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है। रिवर्स फेज HPLC वुड बी अ गुड चॉइस फॉर सेपरेटिंग ब्यूटानल, हेक्सानल एंड ऑक्टानल, यानी इन मॉलिक्यूल्स के लिए जो रिवर्स फेज HPLC है वो बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। और नॉर्मल फेज HPLC, द स्टेशनरी फेज इज पोलर एंड इट इंटरेक्ट विद द पोलर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, इसमें जो स्टेशनरी फेज होता है नॉर्मल फेज HPLC में वो पोलर होता है और पोलर पार्ट से इंटरेक्ट करता है। Therefore, it would not be an effective method for separating molecules such as butanol, hexanol and octanol, यानी ये जो है एक इफेक्टिव मेथड नहीं हो सकता ब्यूटानॉल, हेक्सानॉल और ऑक्टानॉल के लिए, इसीलिए जो है रिवर्स फेज HPLC ज़्यादा यूज़ की जाती है। उसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ आइसोमर्स। द एब्जॉर्प्शन ऑफ एन एनालाइट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, जो एनालाइट की एब्जॉर्प्शन होती है वो फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी की बुनियाद पर होती है, एंड आल्सो स्टेरिक फैक्टर्स और स्टेरिक फैक्टर्स की भी बुनियाद पर, विच मेक इट सिमिलर टू कैरल और एफिनिटी क्रोमाटोग्राफी, जो इसको कैरल और एफिनिटी क्रोमाटोग्राफी के सिमिलर बनाती है।
द डिफरेंस बीइंग दैट द एब्जॉर्प्शन साइट्स ऑन सिलिका आर नॉट वेरी स्पेसिफिक है, यानी इसका डिफरेंस जो वो होता है इसमें डिफरेंस है, यानी जो मुख्तलिफ पानी में होता है वो यही है कि जो सिलिका की साइट्स हैं वो स्पेसिफिक नहीं होती। इसके बाद हमारे पास आ जाता है आगे, ये हमारे पास जो है ना एनालाइट्स है और ये हमारे पास दी गई है डायग्राम सिलिका की, और इसमें ये सिलानॉल ऊपर लगा हुआ है और लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, यानी जो एनालाइट्स है वो यहाँ पर सिलानॉल पर आकर एब्जॉर्ब होता है। ये साइट्स बनी हुई हैं, यानी एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हमने पीछे पढ़ा है। नॉर्मल फेज है जो क्रोमेटोग्राफी होती है HPLC होती है, उसको एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। उसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ वेरी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोफोबिक एनालाइट्स आर मोर soluble in these solvents than they would be in the aqueous mobile phase used in reverse phase HPLC। जो हाइड्रोफोबिक एनालाइट्स होते हैं वो मोर soluble होते हैं इन दीज सॉल्वेंट, जो हमने पीछे सॉल्वेंट पढ़े थे उनमें, यानी बानिस्बत HPLC के जो एक्वस मोबाइल फेज जिसमें यूज़ होता है HPLC में, रिवर्स फेज HPLC में, उसकी निस्बत जो है वो हाइड्रोफोबिक यानी मोर soluble होते हैं सॉल्वेंट में नॉर्मल फेज HPLC में। यही वजह है वेरी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गली रिटेन्ड इन रिवर्स फेज HPLC, यानी वो रिवर्स फेज HPLC में रिटेन्ड हो जाते हैं, और जो ऑफ रिजल्टिंग इन पुअर सेपरेशन, और जो रिजल्टिंग होती है वो पुअर होती है। यही वजह है कि जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं वो हम नॉर्मल फेज HPLC से ही सेपरेट कर सकते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग नॉर्मल फेज HPLC। उसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। जस्ट एज देयर इज नॉन एक्वस रिवर्स फेज HPLC, देयर आर आल्सो एक्वस मोबाइल फेज यूज इन नॉर्मल फेज HPLC। अच्छा, जिस तरह नॉन एक्वस रिवर्स फेज HPLC होती है, इस तरह नॉर्मल फेज जो HPLC है इसमें एक्वस मोबाइल फेज भी यूज़ होते हैं। इन दिस केस वेरी हाइड्रोफोलिक सैंपल्स दैट आर नॉट रिटेन्ड इन रिवर्स फेज कंडीशन कैन बी क्रोमेटोग्राफ। इस केस में हम क्या करते हैं, जो वेरी हाइड्रोफिलिक सैंपल्स होते हैं दैट आर नॉट रिटेन्ड इन रिवर्स फेज, जो रिवर्स फेज कंडीशन में रिटेन्ड नहीं रहते, उनको क्रोमेटोग्राफ कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन सेपरेटेड ऑन एन अमीनो कॉलम विद मोबाइल फेजेस कंसिस्टिंग ऑफ 60 to 80% एसीटोनाइट्राइल और वाटर, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उनको सेपरेटेड किया जाता है अमीनो कॉलम पर विद मोबाइल फेजेस के साथ जो मुश्तमिल होते हैं 60 to 80% एसीटोनाइट्राइल और वाटर पर। नॉर्मल फेज सेपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूजिंग एन अमीनो कॉलम, ये भी अमीनो कॉलम जो है यूज़ करते हैं, एंड 75% एसीटोनाइट्राइल और वाटर एज द मोबाइल फेज, यानी 75% जो है एसीटोनाइट्राइल और वाटर जो है वो बतौर मोबाइल फेज यूज़ होता है इसमें। आगे हम ये डायग्राम दी गई है, ये जो चार हमारे पास मॉलिक्यूल दिए गए हैं, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सक्रोज और माल्टोज, ये इनकी पीक्स दिखाई गई हैं। पहले नंबर पर जो पीक्स दी गई है वो है फ्रक्टोज की, और दूसरे नंबर पर जो सबसे छोटी है वो ग्लूकोज की है, तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी है वो सक्रोज की है, और चौथे नंबर पर जो है वो है माल्टोज की। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉर्मल फेज HPLC। नॉर्मल फेज HPLC के फ़ायदे क्या और हमें नुकसानात क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसके फ़ायदे देख लेते हैं। एडवांटेजेस, द सैम्पल कैन बी डिजॉल्व इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, जो सैम्पल है वो डिजॉल्व किया जा सकता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में। इट कैन बी यूज्ड फॉर द एनालाइट्स दैट मे डिकम्पोज इन वाटर, यानी ये उन एनालाइट्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है जो डिकम्पोज हो जाते हैं वाटर में। इट इज़ गुड फॉर सेपरेटिंग आइसोमर्स एंड वेरी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एनालाइट्स, यानी जो नॉर्मल फेज है वो आइसोमर्स के लिए भी गुड है, यानी कि एक बहुत अच्छा साबित होता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के लिए भी। इट कैन यूज़ हायर फ्लो रेट्स ड्यू टू द यूज़ ऑफ लो विस्कोसिटी सॉल्वेंट्स, ये क्या करता है, इसका जो फ्लो रेट्स होता है वो हाई होता है क्योंकि लो विस्कोसिटी होती है सॉल्वेंट्स की। इस तरह डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके नुकसान भी हैं।
हायर कॉस्ट्स फॉर परचेज एंड डिस्पोजल ऑफ सॉल्वेंट्स, यानी कि जो इसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है परचेज करने में भी और सॉल्वेंट्स को डिस्पोज करने में भी। डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग सॉल्वेंट स्ट्रेंथ, यानी सॉल्वेंट स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने में भी डिफ़िकल्टी होती है। लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स सॉल्वेंट्स आर सब्जेक्ट टू वेपोरेशन एंड बबल फार्मेशन, जो लोअर बॉइलिंग सॉल्वेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेपोरेशन के इसको आप बनते हैं और बबल फार्मेशन भी उनमें होती है। इस तरह रिटेंशन में भी वेरिएबल, और जो रिटेंशन है वो भी वेरिएबल हो सकती है, यानी कि तब्दील हो सकती है। उसके बाद ग्रेडियंट एल्यूशन कैन बी डिफ़िकल्ट, जो ग्रेडियंट एल्यूशन है वो भी डिफ़िकल्ट हो सकती है। शुक्रिया फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।